गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक सर आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पहले क्लास में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 12th हिंदी मीडियम। तो हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है या रसायन विज्ञान का वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत वैद्युत तथा रासायनिक क्रियाओं के पारस्परिक संबंध का अध्ययन होता है। रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत और रासायनिक क्रियाओं के पारस्परिक संबंध का अध्ययन होता है उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। तो इसके अध्ययन के दो क्षेत्र हो सकते हैं। पहला है विद्युत रासायनिक सेल और दूसरा है विद्युत अपघटनी चालन। कहने का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ये दो क्षेत्र है जिसमें ये पूरा वैद्युत रसायन बटा हुआ है। तो हम एक क्षेत्र की बात करें, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने लिया, विद्युत रासायनिक सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल के बारे में हम समझें कि यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें सतत रासायनिक क्रिया हो रही है। और कैसी रासायनिक क्रिया? तो रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है। और यह सतत रासायनिक रेडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। तो यह युक्ति और यह सेल कहलाएगा विद्युत रासायनिक सेल। वैसा सेल, वैसी युक्ति जिसमें रासायनिक क्रिया से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। और सबसे पहले इसका निर्माण एल गैल्वेनी और ए वोल्टा ने किया था। इसलिए हम इस रासायनिक सेल को गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, वोल्टेइक सेल भी कहते हैं और रेडॉक्स सेल भी कह सकते हैं। और गैल्वेनिक सेल को जैसे हम लेते हैं तो उसमें उदाहरण स्वरूप हम जो कॉपर और जिंक इलेक्ट्रोड से बना सेल, जो कि एक डेनियल सेल है, उदाहरण स्वरूप हम लेते हैं। तो इस प्रकार से गैल्वेनिक सेल के उदाहरण के रूप में हम डेनियल सेल ले सकते हैं। तो एक कन्फ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिए कि चाहे वह गैल्वेनिक सेल हो, चाहे वह वोल्टेइक सेल हो, चाहे वह डेनियल सेल हो और चाहे रेडॉक्स सेल हो, यह सारा सेल जो है विद्युत रासायनिक सेल है और जिसके अंतर्गत सतत रासायनिक अभिक्रिया होती है और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो हम बिना देर किए हुए टॉपिक शुरू करते हैं। वैद्युत रसायन, हेडिंग कीजिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहले इसकी हम परिभाषा लेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा या रसायन विज्ञान का वह क्षेत्र रसायन विज्ञान वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया और विद्युत ऊर्जा, या सीधे कह सकते हैं कि वैद्युत और रासायनिक अभिक्रिया के
ये हो गया वैद्युत रासायनिक सेल और ये हो गया वैद्युत अपघटनी चालन। वैद्युत रासायनिक सेल वैद्युत अपघटनी चालन। तो हम लोग इस चैप्टर में इस दो क्षेत्र के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो पहला क्षेत्र हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो नेक्स्ट हेडिंग हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वैद्युत रासायनिक सेल। मिटा दें इसे। विद्युत रासायनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं। ये वैसी युक्ति है जिसमें रासायनिक क्रिया से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि वैसी युक्ति जिसमें सतत रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ क्या हो रही है, ये वैसी युक्ति है जिसमें सतत रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। वो भी कैसी अभिक्रिया, तो रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है, से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। यहाँ लिख सकते हैं हम रेडॉक्स की जाती है। वैसी युक्ति जिसमें सतत रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो ये हो गई विद्युत रासायनिक सेल। अब हम इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है कि इस युक्ति का निर्माण एल गैल्वेनी और ए वोल्टा, इस युक्ति का निर्माण एल गैल्वेनी तथा ए वोल्टा ने किया। तो एल गैल्वेनी और ए वोल्टा के द्वारा इस युक्ति का निर्माण हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस रासायनिक सेल को आता है इस विद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनिक सेल तथा वोल्टेइक
सेल भी वोल्टेइक सेल एवं, यहाँ कॉमा दे देते हैं, और रेडॉक्स सेल, रेडॉक्स सेल भी कहा जाता है। तो अतः इस विद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल तथा रेडॉक्स सेल भी कहा जाता है। अब हम एक गैल्वेनिक सेल में एक उदाहरण स्वरूप डेनियल सेल का उदाहरण लेते हैं, जिसमें कि जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड से बना जो मेरा डेनियल सेल है, इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है इसे हम समझेंगे और किस प्रकार से यहाँ विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है। तो गैल्वेनिक सेल, नया हेडिंग हो जाएगा गैल्वेनिक सेल। तो इस गैल्वेनिक सेल में हम देखेंगे कि उदाहरण स्वरूप हम डेनियल सेल ले लें, एग्जाम्पल। डेनियल सेल, और इस डेनियल सेल में कॉपर और जिंक से बना हुआ मेरा जो सेल होगा उसमें इलेक्ट्रोड के रूप में कॉपर और जिंक होगा। तो हम देखेंगे कि इस डेनियल सेल में आखिर किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और कैसे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। तो पहले एक हम चित्र के माध्यम से समझें। दो पात्र लिया गया, दो कंटेनर, दो चैम्बर दिया गया है। एक चैम्बर में जो इलेक्ट्रोड लिया गया वह जिंक इलेक्ट्रोड लिया गया, जिंक धातु, ये इलेक्ट्रोड हो गया। और इसके अंदर जो विद्युत अपघट्य लिया गया वह ZnSO4 लिया गया। ये विद्युत अपघट्य का काम किया। अभी इतना ही समझना है इसके बारे में कि जो आयनाइज हो जाए, जिसका आयन मूव करे, इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो मेरा है वह लेफ्ट चैम्बर है, बायां पात्र। ठीक इसी प्रकार दूसरा एक पात्र लिया जाता है, और इसमें जो इलेक्ट्रोड लिया गया है वह इलेक्ट्रोड कॉपर का है, कॉपर धातु। यह इलेक्ट्रोड का काम करेगा। इलेक्ट्रोड मीन्स इस धातु का एक छड़ है, रॉड है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो विलयन है, वह हो जाएगा CuSO4।
अब इस दोनों ही छड़ को वोल्ट मीटर की सहायता से जोड़ा जाता है। साथ ही इसमें एक उल्टा यू के आकार का एक नलिका, जो कि दोनों कंटेनर के बीचों बीच ये लवन सेतु कहलाता है, सॉल्ट ब्रिज। और यहाँ कॉटन प्लग लगा हुआ रहता है, क्योंकि जो भी हम सॉल्ट एज ए पेस्ट बना करके इसमें एगार एगार या जिलेटिन के सॉल्यूशन में हम उसे मिला करके एक पेस्ट बना करके इसमें भर देते हैं। तो इस प्रकार की संरचना है। और ये जो मेरा दूसरा पात्र हो गया, दूसरा कंटेनर, ये राइट कंटेनर, और ये दायां भाग। तो यहाँ से एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है समझने के लिए। LOAN, लोन। L फॉर लेफ्ट, तो हम लेफ्ट चैम्बर को देख रहे हैं, और लेफ्ट चैम्बर में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा, और इसका जो इलेक्ट्रोड है वह एनोड का काम करेगा। और यह कैसा चार्ज का होगा, तो निगेटिव होगा। अगर हम इसे समझ लें तो आसानी से इसकी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। हमने पढ़ा कि जो लेफ्ट चैम्बर है वहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और राइट चैम्बर में क्या हो रहा है, तो रिडक्शन होगा। हमने पढ़ा कि इसका जो इलेक्ट्रोड है वह एनोड का काम करेगा। तो ये मेरा Zn इलेक्ट्रोड जो हो गया ये एनोड हो गया, और इसका इलेक्ट्रोड कैथोड हो गया। एनोड। और यहाँ जो होगा यह निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। अब हम इसके स्टेटमेंट को देखें कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। तो लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है। हम देखेंगे कि इस सेल में जो जिंक धातु है तथा जो जलीय कॉपर सल्फेट है उसके विलयन के मध्य रासायनिक क्रिया होती है। तो हम यहाँ एक लाइन में लिख सकते हैं कि इस सेल में Zn धातु तथा, यहाँ दिख रहा होगा, इस सेल में Zn धातु तथा CuSO4 के विलयन के मध्य क्या हो रही है तो पारस्परिक रासायनिक क्रिया हो रही है। सीधे रासायनिक क्रिया होती है। तो इस डायग्राम को पहले अच्छी तरीके से आप बना लें। अब हम इसके स्टेटमेंट पढ़ाते हैं कि हम देखते हैं कि ये जो गैल्वेनी शेल है, हमने देखा यहाँ कि जिंक धातु और कॉपर सल्फेट के बीच रिएक्शन हो रहा है।
तो यह किस प्रकार से हो रहा है? हम देख रहे हैं कि इस सेल में जो जिंक धातु था वह एनोड के रूप में बिहेव कर रहा है, और उसे कहाँ, तो बाएं पात्र में Zn कॉपर धातु जो कि कैथोड को CuSO4 विलयन में दाएं पात्र में रखते हैं। ये पहला स्टेटमेंट हो सकता है। अब हम क्या देखते हैं कि दोनों, जो मेरा जिंक था और कॉपर था, इसके इलेक्ट्रोड को हम जोड़ देते हैं वोल्ट मीटर से। तो हम लिखेंगे कॉपर एवं जिंक इलेक्ट्रोड को संयोजन तार के सहारे या द्वारा वोल्ट मीटर से जोड़ा जाता है। कॉपर और जिंक इलेक्ट्रोड को संयोजन तार द्वारा वोल्ट मीटर से जोड़ा जाता है। अब दोनों पात्र के इलेक्ट्रोड को तो हमने जोड़ दिया, अब दोनों पात्र को लवण सेतु से जोड़ दें। दोनों पात्र के विलयन को लवण सेतु से जोड़ा जाता है। अब थोड़ा सा हम लवण सेतु की बात करें तो लवण सेतु जो है यह उल्टा यू के आकार की नलिका है, और उल्टा यू के आकार की नलिका में हम विद्युत अपघट्य जैसे कि हम पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, ये सब जो सॉल्ट है उसे हम जिलेटिन और एगार एगार में मिश्रित करके पेस्ट बना देते हैं, और उस पेस्ट को उस उल्टे ट्यूब में भर दिया जाता है, जिसके कारण कि जो विद्युत परिपथ है मेरा वह पूरा होता है। चूँकि दोनों विलयन के बीच ये जो है मध्य एक कनेक्शन है और विद्युत धारा का प्रवाह चालू हो जाता है, चूँकि यह सर्किट कंप्लीट हो जाता है मेरा। और साथ ही हम देखते हैं कि दोनों जो अर्ध सेल है इसके बीच आयन का प्रवाह हो जाता है, और आयन के प्रवाह होने के कारण जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी था, जो विद्युत उदासीनता थी, उसे यह सेल प्राप्त कर लेता है, और इस तरह से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यह स्टेटमेंट काफ़ी है डेनियल सेल के लिए कि सेल में जिंक धातु एनोड को ZnSO4 विलयन में बाएं पात्र में एवं कॉपर धातु कैथोड को CuSO4 विलयन में दाएं पात्र में रखते हैं, और कॉपर और जिंक इलेक्ट्रोड को संयोजन तार द्वारा वोल्टमीटर से जोड़ा जाता है। दोनों पात्र के विलयन को लवण सेतु से जोड़ा जाता है। ठीक है, मिटा दें इसे। अब इसी में हम लोग लवण सेतु समझ लें तो एक सब हेडिंग हो जाएगा लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज। यह उल्टा यू के आकार की नलिका है,
और इसमें हम लवण के रूप में क्या पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, नलिका ऐसे लिखें, होती है जिसमें लवण जैसे पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट एक्सेट्रा को जिलेटिन या एगार एगार में मिश्रित कर पेस्ट को मिश्रित कर बने पेस्ट को भरा जाता है, बने पेस्ट को भरा जाता है। अब इसके कार्य को हम समझें कि आखिर लवण सेतु का इस सेल में क्या कार्य होगा। तो सबसे पहला कार्य कि यह परिपथ को पूर्ण करता है, यह परिपथ को पूर्ण करता है। और साथ ही हम क्या देखते हैं कि एक अर्ध सेल से दूसरे अर्ध सेल में या डायरेक्ट हम कि एवं विद्युत धारा के प्रवाह में सहायता करता है, एवं विद्युत धारा के प्रवाह में सहायता करता है। दूसरा पॉइंट के रूप में हम यहां दे सकते हैं कि परिपथ तो मेरा कंप्लीट हो गया और विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दोनों अर्ध सेल में आयन का प्रवाह, यह दोनों अर्ध सेल में आयनों का प्रवाह, आयनों के प्रवाह में सहायक होता है, जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्राप्त होती है। तो वैद्युत उदासीनता प्राप्त होती है। तो लवण सेतु के बारे में हम लोग पढ़े कि यह उल्टा यू के आकार की नलिका होती है जिसमें लवण जैसे KCl, KNO3, K2SO4 एक्सेट्रा को जिलेटिन या एगार एगार में मिश्रित कर बने पेस्ट को भरा जाता है और यह परिपथ को पूर्ण करता है, विद्युत धारा के प्रवाह में सहायता करता है और दोनों अर्ध सेल के आयनों के प्रवाह में सहायक होता है, जिससे कि विद्युत उदासीनता प्राप्त होती है। तो इस तरह से हमने सॉल्ट ब्रिज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन था उसे पढ़ा और विद्युत रासायनिक सेल का। अब हम सेल रिएक्शन को देखेंगे कि आखिर सेल किस रूप में कार्य करेगा।
तो मिटा दिया जाए। सेल अभिक्रिया। हम यहाँ देखेंगे चूंकि एनोड में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो एनोड में जो ऑक्सीकरण होगा, हम देखेंगे ऑक्सीकरण का मतलब लॉस ऑफ में सॉलिड के रूप में, और इसमें क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। और यहाँ पर हम एक्वस लिख देते हैं चूँकि यह जलीय है, आयनिक रूप में है और ये इलेक्ट्रोड के रूप में है। अब हम कैथोड पर देखेंगे। यहाँ अब SO4 विलयन में Zn2+ की Zn2+ आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। और हम क्या देखेंगे कि CuSO4 विलयन में Cu2+ की सांद्रता घट जाती है। यहीं लिखा जाए, अच्छा ठीक। साथ ही CuSO4 विलयन में 2+ आयनों की सांद्रता घट जाती है। तो इस रिएक्शन से हम इस कंक्लूजन पर पहुँचे कि जो ZnSO4 है उसमें Zn2+ की सांद्रता बढ़ गई और CuSO4 विलयन में Cu2+ आयन की सांद्रता घट गई। अब हम इस सेल रिएक्शन के माध्यम से सेल चित्र बनाने का, सेल डायग्राम, जिसे 1953 में जो IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा रिकमेंडेशन पर जो प्रदर्शन, चित्र प्रदर्शन की अवधारणाएं हैं, उसके फलस्वरूप जो सेल चित्र का जो प्रारूप था उसे हम समझेंगे कि आखिर किस प्रकार हम जो सेल रिएक्शन है इसे हम सेल चित्र के द्वारा दिखाएंगे, सेल डायग्राम के द्वारा दिखाएंगे। तो हम लिख सकते हैं, पहले मिटा दें, यहाँ जगह नहीं है। सेल रिएक्शन हो गया, अब है सेल चित्र। हेडिंग करेंगे representation of cell reaction in the form of diagram, that is called cell diagram, सेल चित्र। मतलब विद्युत रासायनिक सेल के प्रतीकात्मक निरूपण हम कह सकते हैं। यह क्या है, प्रतीकात्मक निरूपण। और इस प्रतीकात्मक निरूपण के बारे में जो रिकमेंडेशन था IUPAC का, वो 1953 में
IUPAC द्वारा अवधारणा प्रस्तुत की गई। तो ठीक है, हम इसे लिखने का प्रयास करें। सबसे पहले जो है हम एनोड को लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं पहले एनोड, और फिर जो एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट होता है, एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट, उसे लिखते हैं। तो एनोडीय अपघातीय, और इस दोनों के बीच एक लाइन देना है। तो एक सिंगल लाइन जो कि इसको सेपरेट कर रहा है। अब हम देखेंगे कि कैथोडीय इलेक्ट्रोलाइट, कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइट, कैथोडीय इलेक्ट्रोलाइट, कैथोडीय अपघातीय, इधर ही होना चाहिए, अपघातीय। और कैथोडीय अपघातीय और कैथोड, इसके बीच भी हम देखते हैं कि एक सिंगल लाइन, और इस दोनों के बीच जो लवन सेतु है, लवन सेतु के लिए डबल लाइन, यहां डबल लाइन, ये हो गया लवन सेतु के लिए, और ये हो गया उदग्र रेखा, दोनों को सेपरेट करने के लिए, और ये भी है उदग्र रेखा, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। शॉर्ट ब्रिज। तो ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन का तरीका। अब एक एग्जाम्पल ले लें, यही डेनियल सेल में हम ले रहे हैं एग्जाम्पल। तो हमने एनोड के रूप में क्या देखा था, तो जिंक था मेरा, और एनोड का जो अपघटीय था वो क्या था, तो Zn2+ आयनिक फॉर्म में था, एक्वस। फिर डबल लाइन हम सॉल्ट ब्रिज के लिए दे दिए, और कैथोड का अपघटीय तो Cu2+, ये भी आयनिक रूप में है, और एक सिंगल लाइन जो कि इस दोनों को सेपरेट करेगा, और इधर कैथोड कॉपर सॉलिड फॉर्म में। तो इस तरह से हम जो है, हम जो डेनियल सेल लिए हैं उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक हम और समझेंगे, सेल विभव या विद्युत वाहक बल। तो सेल विभव किसे कहा जाता है, तो जो दो इलेक्ट्रोड हमने देखा, जिंक का और कॉपर का, दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो अंतर होगा, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दो इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का अंतर सेल विभव या विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो हम इसे देख लें, छोटा सा टॉपिक है, मिटा दें, ये कंप्लीट अब मिट जाएगा। तो नया टॉपिक है मेरा सेल विभव
सेल पोटेंशियल और विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम EMF भी कहते हैं। तो क्या परिभाषा दे सकते हैं कि दो इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का अंतर, दो इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब विभव, अंतर सेल विभव कहलाता है या विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो क्या लिखें, सेल विभव या विद्युत वाहक बल कहलाता है। हम फॉर्मूला बेस्ड इसे इस रूप में लिख सकते हैं कि EMF इज इक्वल टू, जो E किसका, तो जो कैथोड का होगा, दैट मीन्स लेफ्ट होगा, हम लिख सकते हैं कैथोड माइनस E एनोड, या इसी को हम E लेफ्ट माइनस E राइट, या E हम देख रहे थे कि एनोड के तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहाँ रिडक्शन हो रहा था, रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन। तो जो कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव होगा और जो एनोड का विभव होगा, दोनों में जो हम अंतर देखेंगे दैट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आज के लिए इतना ही, हमने सारे तथ्यों को बारीकी से समझा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज पहला क्लास था, जो भी छात्र अभी नहीं जुड़े हैं वह निश्चित रूप से ये जो आज का रिकॉर्डेड वीडियो होगा उसे देखेंगे, फिर कल दूसरे क्लास को ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।